गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का मेरा ये एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा एवं गतिकी। ऊष्मा और गति के बारे में हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कभी अधूरा ना देखें, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का प्रयोग जरूर करें ताकि हमारा हर अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। ऊष्मा एवं गतिकी। ऊष्मा एवं गतिकी, ठीक है ना। ऊष्मा गतिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, पहला में दिया हुआ है कि 100 डिग्री से यानी 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि क्या होता है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपको वाष्प का टेम्परेचर है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस आपका पानी का भी टेम्परेचर है, तो दोनों में क्या होगा कि जो वाष्प है वो वाष्प के द्वारा ऊष्मा अधिक दी जाती है, ठीक है, ज़्यादा ऊष्मा दी जाती है। इसलिए वो क्या होता है, उसे हाथ जल्दी हमारा क्या होता है, जल जाता है। इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेकिन जल में गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो हाथ है वो पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा जल जाता है। इस फैक्ट को एकदम माइंड में बनाए रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी 1 ग्राम बर्फ है, उस समय उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हमें पता है कि बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का अगर ताप कर दिया जाए तो हमें ये बताना है कि उसमें ऊष्मा कितना खर्चा हुआ। तो 720 कैलोरी ऊष्मा खर्चा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ताप लाने में 720 कैलोरी ऊष्मा खर्चा होता है, तब इस प्रकार का एक्टिविटी हो पाता है, ठीक है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। यानी किस पोजीशन में सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते रहते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट दोनों समान रहते हैं, ठीक है, दोनों समान तापक्रम में होते हैं। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है वो वो क्या है, यानी 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। इसे हम मैथमेटिकली भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ताप से आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन फार्मूला है, जिसे C/5 = F-32/9 होता है ना, तो उसमें हम इस टेम्परेचर को 160 डिग्री टेम्परेचर को रखेंगे। जब 160 डिग्री टेम्परेचर को वहाँ रखेंगे तो हमारा क्या होगा, फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का वहाँ दुगुना शो करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो हाँ 160 डिग्री हमारा क्या है, सेल्सियस में ताप है, तो हो जाएगा वो 320 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो दुगुना हो ही गया, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, चलिए बताएंगे, इसे कमेंट जरूर करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप कितना होता है सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ताप।
और 37 डिग्री को आप अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसलिए अगर ऐसा भी पूछे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का फ़ारेनहाइट में तापक्रम कितना होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। अगर अगर मनुष्य का तापमान अगर सेल्सियस में 37 डिग्री है तो उसको केल्विन में कितना होगा। ठीक है, तो केल्विन में अगर उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस ताप 310 केल्विन के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? 310 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए मानव शरीर का ताप केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, ऐसे 98.6 डिग्री भी होता है, 98.4 डिग्री होता है, कुछ का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। इसी के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है तो कितना, इसके बराबर सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। ये बोल रहा है कि अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसके सेल्सियस में तापमान कितना होगा तो 36.89 होगा। देखिए, अगर आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं तो 37 डिग्री आ जाएगा, लेकिन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं तो सेल्सियस में ताप 36.89 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट को हम याद रखेंगे। यहाँ पे है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा तो कितना होता है 36.9 डिग्री, यानी इसी को हम 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड सी तथा फ़ारेनहाइट एफ हो तो सी तथा एफ, यदि सी तथा एफ का संबंध एफ बराबर 9/5 प्लस 32 हो तो एफ तथा सी का मान संबंध क्या होगा। ठीक है, एफ तथा सी का संबंध क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये 3 टाइप के जो टेम्परेचर है, इन ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सब तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है कि आपको फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में रिलेशन बता रहा है, तो वही होता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर 9c/5 प्लस 32, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी फार्मूला होता है 9/5 इक्वल c/5 इक्वल f माइनस 32/9। ठीक है ना, इस टाइप से भी फार्मूला होता है। तो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का क्या है, एक रिलेशन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या है, तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्या कारण है इसका, तो अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। क्या होता है, निम्नतर होता है। कहने के ठंडे प्रदेश में जो है ना, अल्कोहल एक प्रकार का संकेत देता है टेम्परेचर को, थर्मामीटर की जगह काम करता है वो जो है वो तापमापी, यानी तापमापी के रूप में काम करता है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, यानी जो स्वचालित इंजन है उसको हिमरोधी के तौर पर क्या प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्रयुक्त होता है उसमें। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापक्रम है। याद रखेंगे, यानी सबसे कम तापक्रम
न्यूनतम न्यूनतम संभव यानी सबसे कम तापक्रम, सबसे ये समझिए माइनस में, ठीक है ना। तो सबसे कम तापक्रम जितना संभव हो सके उतना संभव हमारा परम शून्य ताप है। परम शून्य से ताप से सबसे छोटा कोई ताप ही नहीं होता है, उतना कम टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए परम शून्य ताप क्या होता है, तो सबसे कम टेम्परेचर वाले ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, दिमाग में रखेंगे। गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण, यहाँ दिए हुए पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घटा देता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊर्जा पा करके, हीट पा करके फैलता है, तो उनके बीच का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, यानी उनके उनके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उसके अणु फैलेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा है, यहाँ पे बता रहा है गर्म करने पे विस्तारण यानी एक्सपेंशन क्या होता है, उसका क्या विस्तार होता है, तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तो देखिए जब बर्फ पिघलती है उस समय उसका आयतन क्या है, घटता है, आयतन घटता है। आयतन घटेगा तो उनके बीच उनका पार्टिकल, बर्फ का जो पार्टिकल है या अणु है, उनके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस कम होगा, यानी घनत्व तो बढ़ेगा। आयतन घटता है तो घनत्व तो बढ़ता है, एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आयतन और घनत्व में उल्टा रिलेशन है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ जो है ये वाला लाइन, ये देखिए ये समय है, और हमारा ये टेम्परेचर का लाइन है। ये वर्टिकल जो लाइन है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टाइम को शो कर रहा है। यहाँ 0 डिग्री है और ऊपर क्या है, 100 डिग्री, यानी 0 से लेकर 100 डिग्री तक का ये लाइन खींचा हुआ है। और बीच में जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये बीच में लाइन क्या है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, समय के साथ तापमान में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। तो देखिए हमारा पी टाइप की जो लाइन है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी पी ऑब्जेक्ट है मानते हैं, ठीक है। पी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो जैसे जैसे इसको हीट किया जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा पी का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन क्यू का टेम्परेचर क्या है, तो देखिए एक टाइम आता है यहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते इसका टेम्परेचर क्या होता है, इनफाइनाइट चला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ बता रहा है कि क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुँचा। हाँ सही में, क्योंकि यहाँ हम जो देखेंगे इसको हम थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। देखिए जो पी का तापमान है, पी का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने में यहाँ समय को यहाँ तक आना पड़ेगा, लेकिन क्यू के तापमान को 100 डिग्री तक पहुँचने में क्या है, यहीं तक ही, अगर ये समय यहाँ तक आएगा तब तक इसका क्यू का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका रहेगा। इसीलिए इस ग्राफ, ये ग्राफ हमें प्रदर्शित करता है कि पी जो है, पी ज़्यादा गर्म होने में क्यू से ज़्यादा समय लगता है, यानी पी 100 डिग्री सेल्सियस तक आने में क्यू से ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। यानी पी से तेज़ी से गर्म कौन होता है, क्यू होता है। इस तरह इसको हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तो क्या है,
तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान को एक स्थिर रखता है, कांस्टेंट रखता है, तापमान को न बढ़ने देता है न घटने देता है। जैसे में क्या होता है, जैसे थर्मस जो होता है, थर्मस में हम कोई प्रकार की चीज़ चाय रखते हैं, या थर्मस वाला ब्रेड रखने के लिए भी थर्मस का बर्तन आता है, जिसमें हम अगर ब्रेड रख देते हैं तो वो ब्रेड क्या होता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, उसका टेम्परेचर बना होता है, ताज़ा बना रहता है। इसलिए थर्मोस्टेट का काम ही होता है कि तापक्रम को कांस्टेंट बनाए रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। थर्मोस्टेट संबंधित है तो क्या है, तापक्रम से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, रेफ्रिजरेटर जो है तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है वो एक समान तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर रेफ्रिजरेटर है उसको तो रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है तो तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक कोई बिस्कुट है, वो सीले बिस्कुट का मतलब क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट है, उसमें हल्का नमी ज़्यादा है, तो क्या है उसको जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, उस समय क्या है, कुरकुरा हो जाता है वो तुरंत। क्या कारण है, इसे कारण ये है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। फ्रिज के अंदर क्या होती है, आर्द्रता कम होती है। इसलिए अतिरिक्त नमी क्या होती है, अवशोषित कर लेती है। यानी कहने का अर्थ है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता मतलब नमी कम होती है, तो बिस्कुट से क्या होता है, वो अतिरिक्त नमी को खींच लेगी। जब नमी खींच लेगी तो क्या होगा, वो बिस्कुट ज़रूर ही कुरकुरा हो जाएगा। इस सेंस को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पीने वाले, जो कोल्ड ड्रिंक हुआ या कोई भी पीने वाला पदार्थ हुआ, उसको ठंडा बना देता है। ठीक है, उसके बाद कथन आर में दिया हुआ है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेट ठंडा हो जाता है। देखिए हमारा दोनों कथन सही है, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ज़रूर ठंडा बना देगा, उसमें आप बर्फ़ रखिएगा तो ये ठंडा हो ही जाएगा। और ठंडा क्यों होता है, तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलने के लिए उस पेय पदार्थ से गुप्त उष्मा लेती है, जिससे क्या है, पेय पदार्थ ठंडा होता है। यानी हमारा ए और आर दोनों सही है, और ए और आर की सही व्याख्या भी है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र, इसे हमने थोड़ा जूम कर दिया है, ठीक है, ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। दिया हुआ है कि, ठीक है, हमने तो ये वाला कथन हो गया हमारा। फिर आगे कथन हमारे है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक, जिसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। यानी बड़े शीतगृह संयंत्र प्रतिशत के रूप में क्या अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, कथन आर में दिए हुए अमोनिया को कम दाब पर परिवेश तापमान पर द्रवित किया जा सकता है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि हमारा कथन ए जो है ये सही है। कथन ए क्या है, सही है, लेकिन कथन आर हमारा गलत है। हम इस प्रकार से हमारा आंसर होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, फिर आगे भी कथन वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि फ्रिज पर यदि यहाँ बता रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद कथनार में जो है बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो देखिए हमारा ए और आर दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। हमारा एकदम दोनों स्टेटमेंट अच्छा है, सही है। यदि ये फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होती है, एकदम सही है। और बर्फ़ एक क्या है, दुर्बल चालक है, ये भी सही है, बर्फ़ दुर्बल चालक है। फिर आगे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, एकदम सही है। जो कृष्ण छिद्र होता है इसको कृष्ण होल भी बोलते हैं। ठीक है, उसे खगोलीय उसकी दूरबीन से हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट दिया हुआ है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। देखिए कहने का अर्थ है कि इसके अंदर का जो ग्रेविटेशन एरिया इतना स्ट्रांग होता है कि प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा छिद्र होता है। ठीक है, ये भी हमारा सही है, यानी कथन आर और ये दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कृष्ण छिद्र, तो ये हमारा हो गया, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। यानी अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है उसको बताया जाता है कि इसे हमें राष्ट्रीय क्या है लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरी में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। ठीक है, यानी कथन ए और आर दोनों सही है और दोनों की सही स्पष्टीकरण। ठीक है, देखिए इसको हम एक दो बार फिर रीडिंग करेंगे कि फिर इसको स्पष्ट हम कर लेंगे। अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है इसको SBSP को कहा जाता है, को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, इसको हमें एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, सही है। और SBSP यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जो है की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, ये भी सही है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता, क्या है, दोनों कथन हमारा सही है, दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है जब इसको क्या करते हैं, भाप में रखते हैं तो। ठीक, देखिए यहाँ पे दी हुई है कि नीचे दी हुई एक धातु गोलक और धातु ब्लैक के चित्रों पर ध्यान दीजिए। एक धातु का गोलक है, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो स्फेरिकल है पूरी तरह से, और एक रिंग है। ठीक है ना, उसका एक रिंग है, बीच में होल है, रिंग है। यह दोनों आकृति दी हुई है नीचे। ठीक है ना, तो पत्ती से बने धातु वलय के जो छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यह बोल रहा है कि ये दोनों आकृति है, इसे एक हमारा वलय है, रिंग है, और एक गोलक है। यह बता रहा है कि पत्ती से बनी धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है यदि गोलक को गर्म करके, यदि गोलक को क्या करे, गर्म करे। यदि गोलक को गर्म करे तो अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा। यानी देखिए यहाँ सेंस हमको समझने की जरूरी है कि दोनों को हम जब क्या करते हैं, दोनों को हम चाहते हैं कि एक साथ मिलाना। ठीक है, लेकिन किसी टेम्परेचर किसी एक ही ऑब्जेक्ट को देना है, या तो गोलक को देना है तो ब्लैक को नहीं देना है, या ब्लैक को टेम्परेचर देना है तो गोलक को नहीं देना है। तो हम देखते हैं कि इसके बाद में प्रतिक्रिया क्या दिखाई देता है। जैसे देखिए अगर हम गोलक को गर्म करते हैं रिंग के अंदर में, पहले से क्या है, पहले से हम इस गोलक को ब्लैक रिंग के अंदर में हम एक एडजस्ट कर देते हैं, एकदम फिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम एक प्रक्रिया निभाते हैं। पहले क्या करते हैं कि हम गोलक को गर्म करते हैं, तो जब गोलक को गर्म करेंगे तो क्या होगा,
गोलक गर्म होगा, रिंग को गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ गोलक गर्म करेंगे तो गोलक गर्म होकर फैलेगा। गोलक को जब हम गर्म करते हैं तो गोलक को ताप पाकर फैलेगा। तो क्या है, ब्लैक के अंदर है, रिंग के अंदर में क्या होगा, एकदम अटक जाएगा, वो नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे हम ब्लैक को गर्म करेंगे, गोलक को नहीं गर्म करेंगे, तो ब्लैक का आकार बढ़ जाएगा, यानी रिंग बढ़ जाएगा, और गोलक हमारा उसके अनुपात में, उसकी रेशियो में क्या होता है, छोटा हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, गोलक आसानी से रिंग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा फैक्ट दिया हुआ है, एक साइंटिफिक सेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या दिया है, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण ब्लैक का व्यास क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दो धातु है। ठीक है, दो धातु ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमारा दो धातु ए और बी है, दोनों एक साथ क्या है, मजबूती से एकदम जुटे हुए हैं। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो किस रूप का आकार लेगा। ठीक है, किस रूप का आकार लेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमारा दो पट्टी है, दोनों पट्टी में एक का ऐसा नेचर है, पट्टी ए जो है इसका ऐसा नेचर है कि जब हम गर्म करते हैं, ए और बी दोनों को अगर गर्म करते हैं तो ए से ज़्यादा बी फैलने का एक नेचर है इसमें, यानी बी से ज़्यादा ए फैलता है, बी से ज़्यादा ए की लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका नेचर है। अभी इसको गर्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका एक प्राकृतिक है, नेचर है। अब क्या है होता है, जब दोनों पट्टी को एक साथ साट दिया जाता है, साटने के बाद तब गर्म किया जाता है। तो पहले से हमें पता है कि ए बी की अपेक्षा क्या है, अधिक फैलता है। तो जब हम दोनों को एक साथ साट कर गर्म करेंगे तो हमारे इस प्रकार का जो है आकृति प्राप्त होगा। जो दिख रहा है ना ये आकृति, इसी प्रकार का आकृति हमारा प्राप्त होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ये दिया हुआ है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ठीक है, यानी दोनों तांबा और शीशा है, कांच है, दोनों को एक साथ गर्म किया जाता है। लेकिन जब उसको हम उस पर छूते हैं, उस अपने हाथ से जब हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, तांबा कांच की अपेक्षा ज़्यादा गर्म महसूस होता है। यहाँ दिए हुए तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा क्या है, गर्म लगता है। ठीक है ना, कथन ए में दिया हुआ है। फिर कथन आर है कि तांबे के घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, यानी हमारा ए और आर क्या है, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण सही नहीं है लेकिन स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक, ठंडे के दिनों में देखिए, ठंडा के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटका ठंडा लगता है। कारण क्या है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। देखिए लकड़ी ऐसे तो लकड़ी को ऊष्मा का कुचालक ही माना जाता है, क्योंकि लकड़ी में एक ऐसा नेचर होता है, वो ना तो ऊष्मा गेन करती है ना ऊष्मा लॉस करती है वो। ठीक है, इसलिए उसको कुचालक बोला जाता है। और लोहा क्या होता है, लोहा ऊष्मा को ऑब्जर्व भी करता है, ऊष्मा को लॉस भी करता है। इसीलिए क्या है, इससे कारण ये हुआ लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा क्या होता है, अच्छा चालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि हवा का तापमान बढ़ेगा, हवा गर्म होगा तो वो जल वाष्प क्या है, जल को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल हवा की अपेक्षा जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस प्रकार हवा चाहेगा कि हम अपने जल को कुछ ग्रहण करें। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसलिए क्या हुआ,
यदि हवा का तापक्रम बढ़ता है तो उसके जल वाष्प करने की ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन ये यहाँ कथन यहाँ बोल रहे हैं, देखिए कुछ पहले से कोई कथन दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट ये चीज़ बताया गया कि सही कथन नहीं है। तो क्या हमारा एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये हमारा सही कथन नहीं है। ठीक है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल जो होता है वो क्या नियंत्रित करता है, तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। यहाँ पे दिए हुआ है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। क्या है, किस पर आधारित है, तो वाष्पन शीतलन पर। ठीक है। डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन आधारित है वो वाष्पन शीतलन पर आधारित है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़न संपृत गैस को छोड़ने से, कमरे को संपृत गैस को छोड़ने से क्या किया जाता है, ठंडा किया जा सकता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, कारण क्या है, कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। गीले कपड़े कब अधिक सूखेंगे, जब कम आर्द्रता हो और तापमान अधिक हो, तो गीला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। देखिए कहने का अर्थ है कि जब हम कोई भी कभी हम आइसक्रीम खाते हैं या बर्फ़ का आइसक्रीम जो हम खाते हैं, तो उसमें देखते हैं वो सब नमक मिला कर रखता है। इसलिए नमक मिला कर रखता है क्योंकि वो जल्दी क्या होता है, गलता नहीं है और उसमें माइनस में टेम्परेचर उसका बना रहता है। ऊंचाई ऊंचाई वाले स्थान में, यहाँ कथन दिया हुआ है, ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि ऊंचाई वाले स्थान में तापक्रम कम होता है। हमारा दोनों कथन सही है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, ये भी हमारा कथन सही है। और ये भी बताया हुआ है ऊंचाई वाले स्थान में तापक्रम कम होता है, ये भी सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा, तापक्रम घटेगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हवा कम होता जाता है, ऑक्सीजन की लेवल या वायुमंडलीय लेवल जो है, वायुमंडल हवा कम होता जाता है। तो हवा क्या होता है, हवा ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। तो जैसे जैसे ऊंचा हम जाएंगे तो हवा कम होता जाएगा, तो ऊष्मा कम मिलेगा ना, इसलिए टेम्परेचर घटता जाएगा। तो हमारा इस प्रकार दोनों कथन सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। तो कौन सा परत लगाई जाती है, तो रजत परत लगाई जाती है। थर्मस जो बोतल होता है, तो जो हम पीने वाले जो पेय पदार्थ है उसको वहीं उसी ताप पर उसको रखने के लिए, यानी जितना वो गर्म है उतना ही गर्म उसको रखना चाहते हैं, तो क्या होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, कारण क्या है, तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या करती है, को परिवर्तित कर देता है। क्या होता है, सफ़ेद जो कपड़ा होता है, तो सफ़ेद कपड़ा श्वेत प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है, क्योंकि प्रकाश भी श्वेत होता है और कपड़ा भी श्वेत है। तो श्वेत पर जब पड़ता है तो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कथन आर है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। देखिए कथन ए हमारा देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, भ्रामक है, यानी जाड़े में हम श्वेत कपड़ा पहनेंगे, तो ऐसा तो कपड़ा हम कोई भी पहन सकते हैं, बट श्वेत कपड़ा ज़्यादा आरामदायक नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊष्मा को क्या करता है, ऊष्मा को परिवर्तित करता है, यानी
प्रकाश भी तो श्वेत होता है ना, उसको परिवर्तित करेगा तो ऊष्मा मिलेगा नहीं। हमें जाड़ा के दिन में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हमें गर्मी की आवश्यकता होती है, तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में आर में दिया हुआ है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ये कथन आर हमारा सही है, आर जो है बिल्कुल सही है। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ठीक है, फिर आगे कथन वाला ही क्वेश्चन है, हल्की रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, कथन आ रहा है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। देखिए हमारा ये जो दिया हुआ है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है, एकदम सही है। एक कथन हमारा ये भी सही है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, हमारा ये भी सही है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर आगे दिया हुआ है पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। देखिए जब हमें गर्मी होती है तो हमें जब पसीना छूटता है तो पसीना छूटने के बाद हमारा शरीर क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, एक हम अपने खुद को अच्छा फील करते हैं। इसलिए पसीना होना अच्छा बात है, ज़रूरी है। ठीक है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तो पानी क्या होता है, गर्म होकर वो चाहता है कि हम अपने स्थान पोजीशन को बदलें। ठीक है, तो वो पसीना के रूप में पानी निकलता है। पानी निकलने के बाद हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, एक नॉर्मल हो जाता है जितना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। आराम महसूस क्यों होता है? क्योंकि पसीना जब तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, पसीना जो है हमारी पसीना तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है और हमको ठंडा महसूस होने लगता है। इस प्रकार हमारा जो है इसका कहने का सेंस होगा। यहाँ दी हुई है कि मिट्टी की घड़ी में जल ठंडा रहता है। मिट्टी की घड़ी में जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण। क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी की घड़ी में जल क्या होता है, ठंडा रहता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में अठारी, यानी चूरू एक जगह है जहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ठीक है ना, सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो देखिए क्या है, तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचते हैं। क्या है, दोनों जो है कमरे के तापमान पर क्या है, एक ही समय पहुँचे। हमारे इसका आंसर इसी प्रकार से होगा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होता है? जब मौसम उमस वाला होता है, तो हमें ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। आगे क्वेश्चन दी हुई है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा संदर्भित है किस पर? तो निम्न आर्द्रता पर। क्या है? निम्न आर्द्रता पर। फिर आगे कथन वाला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, घटता है। ऊंचाई जब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। एकदम सही है, ये हमारा कथन ए जो है सही है। उसके बाद ये हुआ ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचे स्थानों पे जाते हैं वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दिया हुआ है बढ़ता है, इसलिए हमारे कथन आर गलत है। हमारे वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु इसका अनुभव हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्त है, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी तो अंदर से दबाव डालता है ना, इसलिए बाहर का दबाव और अंदर का दबाव बैलेंस होता है, इसलिए हम महसूस नहीं करते वायुमंडलीय दबाव का। अगर अंदर का दबाव कम हो जाता
तो बाहर के जो वायुमंडलीय दबाव को हम काफ़ी ज़्यादा महसूस करते कि हमें काफ़ी ऐसा लगता है कि हम पर कोई बोझ रख दिया है, हम पर कोई बड़ा काफ़ी भारी कोई वस्तु रख दिया है, इस प्रकार हम फीलिंग करते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो दबाव है वो बाहर के दबाव को बैलेंस करके रखता है। ठीक, यही कारण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान जब बढ़ती है तो ग्लिसरीन की सांद्रता क्या होती है, यानी जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारा ये गलत है, ये गलत कथन है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता नहीं बढ़ती है। ठीक है, कथन आर दिए हुए तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये हमारा सही है। जब तापमान में वृद्धि होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, गर्म होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वो गति में आ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कारण क्या है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी क्या होता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। क्या होता है, अंदर का दाब अधिक होता है तो दाब बढ़ता है, तो क्या होता है, जब दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ठीक है ना, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण क्या है, उबले पानी का ताप बढ़ जाता है। दोनों हमारा प्रेशर कुकर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, तो कारण क्या है, तो अधिक ताप पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। दूसरा तरीके से पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है, ये भी ठीक है। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक क्या होता है, बढ़ा देता है। ये तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आगे कथन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हल्का हैंडल लगा होता है, हत्था लगा होता है। क्या है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का एक हैंडल यानी हत्था लगा होता है। ठीक है, दूसरा में कथन आर में दिया हुआ एबोनाइट मजबूत होता है। देखिए हमारा ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। दोनों हमारे सत्य कथन है, दोनों स्टेटमेंट गलत है कि सही है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो एबोनाइट का हाथा होता है वो हमें क्या होता है, गर्मी, हम जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो हम आसानी से क्या उसको पकड़ लेते हैं, हमें हाथ जलने से वो रोकता है। ठीक, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर करेगा, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो किस पर निर्भर करेगा, तो ऊपर के छेद को क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। ऊपर के जो छिद्र होता है जिससे कि गैस लीक होता है, तो ऊपर की जो छिद्र होता है उसके क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन, और उस पर रखे गए वजन पर जो है उसका उच्चतम तापमान क्या करता है, निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। ठीक, इसका आयतन पहले क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, यानी उस समय उसका आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आगे 4 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो क्या होता है, उसका आयतन धीरे धीरे आयतन बढ़ने लगता है और उसका डेंसिटी कम होने लगता है, यानी उनकी पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जो जल का आयतन पहले घटेगा और क्या होगा, जब और बाद में बढ़ेगा। जब तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं
तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, एकदम फैक्ट है। निम्न कथन पर विचार करना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ठीक है, एक समान होती है। दूसरा कथन दिया हुआ है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी कथन गलत है। ऊपर वाला जो कथन दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। हमारा 3 नंबर में दिया है, वातानुकूल में वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है। ये हमारा सही कथन है। ठीक है ना, इसको हम एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिए हुए है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, बोतल का आकार उसके अनुसार कम हुआ, इसलिए बोतल टूट जाता है। पानी से भरी बाल्टी या भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व घटेगा। फिर दी हुई है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, वहीं रहेगा। आप एक गिलास पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, तो टुकड़ा डालने पर ऐसा नहीं कि बर्फ गल जाएगा तो उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, पानी जितना है उतना ही लेवल रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, साफ मेघरहित रातों की, साफ मेघरहित यानी जिस समय बादल नहीं छाए रहते, एकदम आसमान साफ रहता है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन यानी बादल रहित रातें, यहाँ पे मेघाच्छादन रातें यानी जब मेघ घिरा होता है, बादल घिरा होता है, उस समय जो रात होती है अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होता है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। क्या होता है कि जब आसमान साफ होता है, आसमान जब साफ होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय हम एक हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जो आसपास का वातावरण क्या होता है, ठंडा रहता है, क्योंकि जो पृथ्वी ऊष्मा को जो रिटर्न करती है, ऊष्मा जो छोड़ती है वो ऊपर चला जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, परावर्तित करने के लिए कोई नहीं होता है। लेकिन जब वही बादल पूरी तरह से बादल अगर घेर लेगा, पूरा मेघ के जैसा पूरा घेर लेगा, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ेगी वो बादल उस ऊष्मा को रोक लेगा, इससे कि आसपास माहौल का वातावरण गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। ठीक है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से अधिक गर्म होती है, एकदम सही है। बादल क्या होता है, पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को क्या करता है, वो रोकता है। शीत कुष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चल सकते हैं, क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। ठीक है, शीत जो कुष्ठ है उसमें जिसे बर्फ या उसमें कोई भी फल रखिएगा तो वो खराब नहीं होता है। ठीक, और अधिक समय तक चलता है, कारण क्या है, शोषण की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन में भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई जाने पर क्या होगा, गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। देखिए, जब हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन के गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से जब छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होगी। देखिए, कारण क्या है कि पृथ्वी जब उसको में हाइड्रोजन भर के जब हम छोड़ेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा
ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम होगा। वायुमंडलीय दबाव कम होगा तो बाहरी परिवेश की तुलना में उसके अंदर का दबाव क्या हो ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसका आकार बढ़ जाएगा। लेकिन वो जब पृथ्वी पर रहेगा या वायुमंडल के बीच में रहेगा तो उसका आकार उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका आकार काफ़ी बढ़ जाएगा पहले की तुलना में, क्योंकि उस वहाँ वायुमंडलीय दबाव बिल्कुल कम हो जाएगा और अंदर का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, यही कारण है। कथन ए दिया हुआ है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। फिर कथन आर दिया हुआ है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ऊनी रेशे क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए हमारे कथन ए जो है ये सही है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही कथन है। लेकिन कथन आर में दिया हुआ है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये हमारा कथन आर गलत है। ठीक है, सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर क्या हुआ है, आर्द्रता सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, आर्द्रता जब बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, वायु सिकुड़ जाएगा ना। वायु जब सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, या वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, वायु का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ध्वनि का नेचर क्या होता है, ध्वनि का नेचर यही होता है कि जब घनत्व बढ़ता है तो उसमें उसका स्पीड बढ़ता है, जब घनत्व घटता है तो उसमें स्पीड घटता है। तो इस प्रकार दिए हुए कथन के हिसाब से हमारा ये क्या है, गलत है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा, आप अनंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर कमरा को आपको अगर गर्म करना है, कमरा को अगर गर्म करना है तो थोड़ा देर के लिए आप फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दीजिए, आपका कमरा गर्म हो जाएगा। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा। इसका सटीक आंसर क्या होगा, 327 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, 327 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो अपने मूल आयतन को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये ऊष्मा एवं गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक का चैप्टर खत्म हुआ। और आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि कभी भी कोई भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो अब मैं इतना ही पे अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।